हाय फोक्स, हम ये वीडियो के अंदर एक और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का डिस्कशन करेंगे। अब ये कंपनी का नाम है एस जी मार्ट लिमिटेड। अब एस जी मार्ट लिमिटेड जो है एक बी टू बी मार्केट प्लेस है। अगर आप इसके ओनर्स को अगर आप देखोगे, प्रमोटर्स को अगर आप देखोगे, तो जो अपोलो पाइप के ओनर्स है, प्रमोटर्स है, उन्होंने ही जो है अपोलो पाइप से इस कंपनी को जो है वो निकाला है। अपोलो पाइप से इस कंपनी को जो है वो डीमर्ज किया गया है और फिर इसके बाद इन्होंने जो है इसे एक सेपरेट एंटिटी बनाकर रखी है जिसका नाम इन्होंने एस जी मार्ट रखा है। अब एस जी मार्ट एक बी टू बी मॉडल पे चलेगा। ये कोई इनका जो मेन सेगमेंट है वो बी टू बी के ऊपर ही फोकस रहेगा। बी टू सी के ऊपर भी फोकस है, लेकिन मैक्सिमम सेगमेंट वही है, इन्हें जो है इसे मार्केट प्लेस बनाकर रखना है। तो ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस जो है मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर चलता है तो उनके अंदर मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो भाई बहुत लोग एस जी मार्ट को देख रहे थे और इसका मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इसके मार्जिन से नहीं है कुछ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% के आसपास है, 2% 1% के आसपास है। मेरे भाई इसके कंपनी ने गाइडेंस देकर रखा है कि ये जो एबिटा मार्जिन रखेंगे वो भी 2.5% के आसपास ही रहेगा। तो आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इस 5%, 6%, 7% रहेगी। वो पॉसिबल नहीं है ये कंपनी के केस में, क्योंकि ये जो है एक मार्केट प्लेस मॉडल पे चलता है। मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर आप जो है आपके पास एक बायर होता है, सेलर होता है। आपके मार्केट प्लेस पे वो बायर और सेलर आते हैं, कनेक्ट होते हैं और बस चले जाते हैं। बट एस जी मॉडल जो है एक मार्केट प्लेस से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि हम बोल सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो एस जी मार्ट जो है दो सेगमेंट के अंदर काम करता है। पहला सेगमेंट है बी टू बी सेगमेंट और दूसरा जो सेगमेंट है वो है बी टू सी सेगमेंट। अगर हम बी टू सी बिजनेस की बात करें तो इसका जो बिजनेस है हम दो पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट कर सकते हैं। एक जो पार्ट है वो है मेटल ट्रेडिंग वाला और जो दूसरा पार्ट है वो है सर्विस सेंटर वाला। अगर हम मेटल ट्रेडिंग की बात करें तो ये जो कंपनी है ये जिंक ट्रेड करती है। पूरे इंडिया के अंदर जिंक सेगमेंट के अंदर ये लार्जेस्ट ट्रेडर है अगर आप बात करोगे तो। अब मेटल ट्रेडिंग के अंदर ये क्या काम करती है, जैसे कि जो छोटी छोटी एमएसएमईज होती है उनके पास जो है वो स्टील प्रोड्यूस करती है, वो जिंक प्रोड्यूस करती है। तो ऑब्वियसली ये छोटी कंपनीज से बहुत सारे बड़े बड़े रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं ना, बड़े बड़े कंपनीज के, जैसे कि टाटा स्टील हो गई या फिर और कंपनी हो गई जिसको स्टील की रिक्वायरमेंट है। तो उन्हें जो है स्टील चाहिए होगा। तो ये लोग क्या करेंगे कि ये जो छोटी छोटी एमएसएमईज है इनसे जो है ये स्टील लेंगे और टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी जो है उन्हें स्टील प्रोवाइड करके देंगे। अब इससे जो है दोनों कंपनीज़ का फ़ायदा हो गया। एक आपकी छोटी एमएसएमई कंपनी का फ़ायदा हो गया कि उन्हें टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि भाई अगला ऑर्डर कब आएगा। बल्क के अंदर एस जी मार्ट जो है उनसे ऑर्डर पिकअप करेगा और भाई दूसरे जो प्लेयर्स है जिनको ऑर्डर रिक्वायर्ड है उन्हें दे देगा। और क्वालिटी कंट्रोल का जो बाकी कंपनीज है, जैसे कि आपका टाटा स्टील हो गया या आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए जो कि एस जी मार्ट के अंदर एस जी मार्ट के साथ काम करते हैं, आई मीन जो कि इसके दूसरे साइड ऑफ कस्टमर्स है, भाई उनका एक टेंशन खत्म हो जाएगा कि भाई मेरे को क्वालिटी इंसान से ही अपना जो प्रोडक्ट है वो लेना है। टाटा स्टील तो बस एक एग्जांपल है। हम दूसरे इंडस्ट्रीज़ को भी आप जो है इसकी जगह रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो और फिर जो है ये पूरा मॉडल का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो। तो वही चीज़ होगा कि भाई दोनों का प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। बीच का जो है एक मार्केट प्लेस रहेगा और कुछ रेवेन्यू इसके थ्रू जो है एस जी मार्ट कमाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं मेटल ट्रेडिंग के थ्रू जो रेवेन्यूज आ रहा है। बस कुछ नहीं करना है, मेटल इन्वेंट्री इन्हें बस मेंटेन करके रखनी है, कोई कॉस्ट नहीं रहेगा। मैक्सिमम जो है इनका स्टील के ऊपर फोकस है, क्योंकि स्टील की डिमांड भी जो है इंडिया के अंदर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। और अगर आप देखोगे तो स्टील की जो कैपेसिटी है वो 50% से इंक्रीज हो जाएगी दिसंबर 2025 तक। 2023 और 2025 के अंदर 50% का इंक्रीज देखने मिल सकता है हमें। तो ये एक और चीज़ है। इसके साथ साथ जिंक के अंदर ये जो है सबसे बड़े ट्रेडर्स है। अगर पूरे इंडिया के अंदर जिंक का जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, अगर हम वैल्यू और वॉल्यूम की बात करें। बट एक और चीज़ है कि भाई चीज़ वही है कि अगर आप देखोगे, अच्छे से नोटिस करोगे, तो इनका जो जिंक वाला सेगमेंट है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। कंपनी जो है अभी भी लर्निंग कर्व के अंदर है। इन्हें जो है प्रॉपर पूरा अभी तक आइडिया नहीं है हर चीज़ का। मतलब ये ट्रेड तो कर रहे, इधर से उधर तो कर ही रहे, उससे जो है सेल्स वगैरह जनरेट कर रहे। बट एकदम अगर आप देखोगे ना कि भाई ये जिंक के फील्ड में एक्सपर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है स्टील के फील्ड में एक्सपर्ट है। और जैसे कि अपोलो पाइप्स को जो है जितना ज़्यादा स्टील का एक्सपर्टाइज है एस जी मार्ट को, उसके वजह से एस जी मार्ट को जो है एक लेवरेज मिल जाता है सिनर्जी की वजह से, उसके वजह से। तो इसलिए इन्हें जो है स्टील का अच्छा खासा एक्सपर्टाइज है। जिंक के केस में इनका एक्सपर्टाइज नहीं है, जे कप लर्निंग कप के अंदर है वो। स्टील मैक्सिमम जो है इनका स्टील के ऊपर ही ज़्यादा फोकस है। फिर उसके बाद ये लोग जो है वो सर्विस सेंटर बिल्ड कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने कुछ 4 सेंटर बिल्ड करके रखे सर्विस सेंटर मेरे हिसाब से तो। और इन्हें जो है अपने सर्विस सेंटर्स जो है टोटल 2030 तक 101 सर्विस सेंटर पे लेके जाना है। अब सर्विस सेंटर के अंदर ये लोग करेंगे क्या? अब बहुत सारी कंपनीज होती है, अगर आप देखोगे तो स्टील ये लोग क्या कर सकते हैं कि जो स्टील के ऊपर इनकी ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है, तो इन्होंने क्या प्लान करके रखा है कि इंडिया के अंदर अभी भी ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर कोई ऐसे सर्विस सेंटर्स नहीं है
जो कि स्टील लेते हैं, उसे प्रोसेस कर देते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर लोगों को सेल कर देते हैं। अब इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ हो सकता है? ये सर्विस सेंटर का ऑटोमोबाइल सेगमेंट के अंदर हो सकता है, जहाँ ये स्टील को ले रहे हैं, उसे प्रोसेस कर कर उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उन्हें सप्लाई कर रहे हैं, उसके कुछ पार्ट्स वगैरह जो है वो बना रहे हैं। इसका हम डिस्कशन करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जब हम देखेंगे तो ऐसा जो है सर्विस सेंटर का जो है वो यूज़ आ सकता है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो B2C डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप देखोगे B2C डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही है, आपके जो B2C वाले प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो बनाएंगे। इसके साथ साथ इसके लिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस है वो भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये स्टील के प्रोडक्ट्स वगैरह, अपोलो पाइप का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है इतना बड़ा बना हुआ है, तो ये अपना प्रोडक्ट्स जो है डाउनस्ट्रीम की तरफ जो है बेच सकते हैं। फिर इसके बाद इन्हें जो है इसके केस में डिमांड विजिबिलिटी भी दिख रही है। वही है जैसे मैंने आपको SG मार्ट का B2B मार्केट प्लेस मॉडल समझाया, इन्होंने भी बस उसी तरीके से बना कर रखा है। अब करंटली क्या हो गया कि अब प्रॉब्लम क्या हो गया Q2 FY25 के अंदर, मैं वो बता देता हूँ। अब देखो इंडस्ट्री के अंदर डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, अभी तक कोई B2B मार्केट प्लेस है नहीं स्टील के लिए और इस सब चीज़ों के लिए। तो अब इसकी डिमांड तो है और इसकी नीड भी है कि भाई बहुत सारी MSMEs वगैरह होती है, उन्हें जो है अच्छी खासी प्रॉब्लम वगैरह फेस करने मिलती है। तो ये जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन वगैरह जो है उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो ये जो है कंपनी के स्टील प्रोडक्ट्स है, ये कुछ फिक्सर्स, फिटिंग्स और टाइल के अंदर है। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया कि भाई हमें जो है स्टील प्रोडक्ट्स के अलावा भी जो है डाइवर्सिफाई करना है, जिसके ऊपर भी जो है हम फोकस कर रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, टाइल्स के ऊपर भी जा रहे हैं, सीमेंट के ऊपर भी जा रहे हैं, लैमिनेट्स और पेंट्स के ऊपर भी जा रहे हैं, बट इन्हें जो है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सिर्फ स्टील के ऊपर ही नहीं करना है, इन्हें डाइवर्सिफाई करना है। और अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है प्रॉपर मार्केट प्लेस बनना है, जहाँ बाकी के आपके कंस्ट्रक्शन वगैरह के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल है, आपके रियल एस्टेट वगैरह, वो सारे प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल रहे, तो वो उस टाइप का जो है एक मार्केट प्लेस भी जो है एम कर रही है कंपनी। अब वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके का गाइडेंस कंपनी दे रही है वो बड़ा अप्रिशिएटिंग लगा मुझे। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अभी अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया और जिस पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है, अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज देखोगे भैया, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही क्वार्टर्स पे देखें तो ईयर ऑन ईयर हमें जो है कंपनी का इतना बड़ा रेवेन्यू इंक्रीज देखने मिल रहा है। 2023 में सितंबर में ऑपरेशन जो है प्रॉपर स्टार्ट हुआ है अगर आप देखोगे तो, और फिर ईयर ऑन ईयर अगर आप इंक्रीज देखोगे तो 659% का जो इंक्रीज देखने मिला है Q1 के अंदर, और 259% देखने मिला है। ऑब्वियसली इंक्रीज जो है नॉर्मल है, क्योंकि अभी इन्होंने जो अपने ऑपरेशंस वगैरह जो है और इंक्रीज़ करने स्टार्ट कर दिया था। Q1 के अंदर भी मैंने इस कंपनी को जो है कवर किया था और मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई इस कंपनी को जो है हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप जो है मैनेजमेंट के नाम पे नहीं जा सकते, जैसे कि अपोलो पाइप का मैनेजमेंट है मतलब अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि ट्रैक करते रहेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट जिस तरीके से चलाएगा अपनी कंपनी, उस तरीके से हम जो है बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वही कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के मैनेजमेंट ने वही इंक्रीज़ दिखाया है उसमें। एबिटा के अंदर जो है हमें थोड़ा फॉल देखने मिला है, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि भाई आपके जो स्टील के प्राइजेस है उसके अंदर एकदम फॉल देखने मिला। 15% का फॉल हो गया स्टील के प्राइजेस के अंदर एक ही क्वार्टर के अंदर। अब स्टील के प्राइसेस के अंदर इतना बड़ा फॉल हो गया, ये जो है कंपनी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाई। अब SG मार्ट के मैनेजमेंट ने अपने पिछले कॉन कॉल के अंदर बोला था कि हम जो है स्टील के प्राइसेस का प्रॉपर ट्रैक रखते, उसे जो है ट्रैक करते रहते और हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टील के प्राइसेस क्या है। लेकिन भाई अब कोई भी सेगमेंट के अंदर काम करते हो, बड़े बड़े हेज फंड्स वगैरह को, कोई भी सेगमेंट वाले को नहीं पता होता कि भाई कब कोई कमोडिटी का प्राइस जो है 10% 15% से क्रैश कर पाएगा। अब अगर आप देखोगे तो पहले से ही किसी को जो है वो आइडिया नहीं होता है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी वही बताया कि हमें जो है पहले से नहीं पता था कि स्टील के प्राइसेस जो है वो इतने क्रैश कर जाएंगे, इतने जो है इतना ज़्यादा रिडक्शन देखने मिलेगा। इन्हें जो है अच्छा खासा लॉस भी लेना पड़ा इस रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो एक क्वार्टर के अंदर 15% प्राइस गिरने से इनका इन्वेंट्री का लॉस जो है एकदम ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था उसकी वजह से। तो इससे इन्हें जो है अपनी बेसिकली इन्वेंट्री की वैल्यू जो है कम करनी पड़ी, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई एबिटा मार्जिन एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है ये चीज़ की वजह से। बट ये एक एबनॉर्मल फैक्टर है, इसमें कंपनी की गलती नहीं थी कुछ, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। मतलब ये एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, इस चीज़ को जो है हम बोल नहीं सकते। फिर इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो है ये है कि अभी इनके कुछ वॉल्यूम जो है, जो कि स्टील सेगमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर वॉल्यूम्स कुछ 1,20,000 पर मंथ के आसपास है, और ये जो है इन्हें FY26 तक 1,60,000 के आसपास लेकर चल जाएंगे, और FY27 तक अभी के जो वॉल्यूम है उसे डबल करके 2,50,000 पे लेके चल जाएंगे। ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है वो गाइडेंस देकर रखा है। फिर उसके बाद बात करें तो कुछ प्रॉब्लम्स अभी हमें स्टील के वॉलेटिलिटी की, स्टील प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी देखने मिले, जिसकी वजह से मार्जिन से एकदम हिट ले लिए। और अगर आप भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नोटिस करोगे तो भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर अच्छा बड़ा फॉल देखने मिला है। तो ये कुछ चीज़ इनके साथ प्रॉब्लम हो गई भाई Q2 के अंदर, जो कि भाई डिसेंट है। अब प्रेडिक्टेड नहीं था ये भी कि स्टील के प्राइसेस जो है इतना ज़्यादा गिर जाएगी। अब वैसे ही एक और कंपनी है CCCL,
CCL जो नाम की एक कंपनी है जो कि कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी वगैरह बनाती है, उसके केस में भी यही हुआ कि भाई कॉफ़ी के प्राइसेस जो है अगर आप देखोगे तो एकदम ज़्यादा स्पाइकअप हो गए। इतने ज़्यादा स्पाइकअप होने के बाद कंपनी को जो है प्रॉब्लम देखने मिल रहा था। लोग ने, इनके जो कस्टमर्स वगैरह होते, उन्होंने जो है सोचा कि भाई हम जो है बाद में ही परचेस करेंगे। जैसे कि बड़े बड़े कैफ़ेज़ जो होते, बड़े बड़े कॉफ़ी ब्रांड जो होते, बड़े बड़े आपके जो कॉफ़ी कैफ़े चेन चलाते, उसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला कि हम जो है इतने हेवी प्राइजेस पे कॉफ़ी परचेस नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। और इनकी इन्वेंट्री एकदम हेज थी, तो इन्हें जो है फ़ायदा भी देखने नहीं मिला उस चीज़ का, और सेल्स भी एकदम डाउन हो गई। इसलिए स्टॉक प्राइस भी जो है सफ़र कर रहा है, क्योंकि अर्निंग्स के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। तो एस जी मार्ट के साथ इतना बड़ा इशू तो नहीं हुआ है भाई, नॉर्मल इशू हुआ है। अगर आप CCL का, बस मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा था कि भाई कैसे चीज़ें बिगड़ जाती है एक बार कमोडिटी के प्राइसेस के अंदर प्रॉब्लम आने लग गई। तो जैसे कि गोल्ड के केस में भी यही हुआ। कल्याण को अगर हम देखें या सेंटको गोल्ड को अगर हम देखें, तो भाई गोल्ड के जो प्राइसेस हैं, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस होने की वजह से अब इनकी इन्वेंट्री जो थी वो हेज थी। अब कुछ कंपनीज होती है जैसे कि PNG कारगिल वगैरह, उनकी इन्वेंट्रीज वगैरह जो है हेज नहीं होती है, तो प्राइजेस वगैरह डिक्रीज हो जाते हैं, तो भाई इन्हें जो है वो फ़ायदा देखने मिलता है। बट अब कल्याण जैसी कंपनीज थी, उनकी इन्वेंट्री हेज थी, तो एकदम से इन्हें जो है इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो निकाल दी थी, और इन्होंने जो है पहले अलग ज़्यादा प्राइस में जो है कंपैरेटिवली परचेस कर रखा था। तो अब स्टील का तो जो है वो प्रेडिक्टिव नहीं था ऑब्वियसली, फॉर श्योर। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने FY27 के लिए जो है वो रेवेन्यू गाइडेंस देकर रखा है कि ये लोग जो है अपना रेवेन्यूज़ कुछ अभी 2600 के आसपास है, FY27 तक 17,000 to 18,000 करोड़ के आसपास जो है रेवेन्यू करेंगे। मतलब अगर आप देखोगे तो आज के डेट से 9x टाइम्स 3 साल के अंदर। अब ये कैसे करेंगे? इनके रेवेन्यूज़ मैक्सिमम कहाँ से आएंगे? मैक्सिमम इनके जो रेवेन्यूज़ है वो वॉल्यूम से आएंगे, क्योंकि इनके एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस देकर रखा है कंपनी के मैनेजमेंट ने, वो 2.5% के आसपास देकर रखा है। और अगर कंपनी जो है 2.5% का एबिटा मार्जिन जनरेट करती है, तो कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल देखोगे तो वो 25 to 30% के आसपास चल जाएगा, जो कि एक डिसेंट नंबर है। डिमांड के अंदर जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई वो SG जैसे प्लेयर्स जो है वो बल्क से बाय करें। MSME वगैरह भी जो है खुश हो जाएंगे अगर SG मार्ट जैसे प्लेयर्स जो है उनसे बाय करेंगे। सर्विस सेंटर के लिए भी एकदम पॉजिटिव टारगेट देकर रखा है, 101 के आसपास सर्विस सेंटर्स। अभी तो 8 भी नहीं है, कुछ 4 से 5 या 8 हो गया, अभी एक और 2-3 जगह जो है ये लोग ओपन कर रहे हैं। तो SG मार्ट का बिजनेस मॉडल जो है बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर भी बोला है कि जो गाइडेंस वगैरह दिया है वो एकदम अचीवेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्स्ट केस में अगर कुछ हुआ तो ये लोग कुछ एबिटा मार्जिन जो है वो 2% के आसपास जनरेट करेंगे इस साल के अंदर। Q2 के अंदर प्रॉब्लम देखने मिला। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि हम हर बार 2.5% का ही जनरेट करेंगे, तो इस साल के अंदर हो सकता है कि हमें जो है वर्स्ट केस में 2% का एबिटा मार्जिन देखने मिले। बट ऐसे तो उसके बाद जो है चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी, और एबिटा मार्जिन जो है फिर से 2.5% के आसपास जो है आ जाएगा, जो कि डिसेंट नंबर है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, कंपनी का मॉडल भी बहुत ज़्यादा नया है। इसके साथ साथ आपका गेम पूरा वॉल्यूम्स के ऊपर रहेगा, और इसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने अगर प्रॉपर B2B मार्केट प्लेस SG मार्ट को बना लिया तो भाई ये गेम चेंजर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो भाई कंपनी का मैनेजमेंट इतना ज़्यादा अच्छा गाइडेंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी का मैनेजमेंट कुछ तो देख ही रहा है इस कंपनी के बारे में। और SG मार्ट का इस बार भी अगर आप एग्जीक्यूशन देखोगे तो गाइडेंस के एट पार ही है। वो आपका वॉलेटिलिटी वाला चीज़ छोड़ दोगे, वही बाकी सब चीज़ें जो हुई है इस कंपनी के अंदर ठीक ही हुई है। अगर आप इसके Q2 के नंबर्स देखोगे तो इनका अगर आप देखोगे तो पिछले साल का रेवेन्यू जो 2600 के आसपास था, और इस साल अगर आप देखोगे तो इनका नंबर जो है वो ऑलरेडी वो चीज़ जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो भाई अगर हम H1 ओवर H1 देखें तो ओवर 100% का रेवेन्यू इंक्रीज जो है हमें इस कंपनी के अंदर देखने मिल सकता है, अगर हम ईयर ऑन ईयर का अगर हम देखें तो। और जिस तरीके का वॉल्यूम गाइडेंस कंपनी का मैनेजमेंट दे रहा है, और जिस तरीके से आगे चीज़ें पिकअप करना स्टार्ट करेंगी, SG मार्ट की जो कंडीशन है वो भी जो है थोड़ी बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉक प्राइस जो है अभी करंटली जो है उसके अंदर हमें जो है फॉल देखने मिल रहा है, क्योंकि एक Q2 वाला सीन हो गया कंपनी के साथ। नहीं तो बाकी ऐसे एग्जीक्यूशन के अंदर कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी एकदम इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है SG मार्ट, जो कि आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और कोई कंपनी का Q2 रिजल्ट्स का जो है एनालिसिस चाहिए होगा, या फिर चाहते हो कि मैं कोई और कंपनी कवर करूँ, तो कमेंट सेक्शन के अंदर उस कंपनी का आकर नाम लिख देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।